अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर धराशायी कर दिया ईरान ने। और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन, कुवैत, ओमान और अन्य देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी हमले किए हैं और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और साथ ही IRGC ने दावा यह किया कि उसने खुजेस्तान प्रांत की अहवाज में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, एक बार गूगल करके देखिए कि वो चीज क्या है। ईरानी सरकारी मीडिया ने ड्रोन गिराए जाने का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें रीपर को टारगेट कर लॉक करना और फिर उस पर हमला करने की तस्वीरें जारी की गई। और उसके बाद एक उसकी जो गंभीर हालत हो गई थी, मलबे में तब्दील हो गया था, उसकी भी एक तस्वीर सामने आई। हालांकि अमेरिका ने अब तक IRGC के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर से गुजर रहे अपने USS बॉक्सर LHD-4 हमलावर जहाज पर तैनात F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स को उड़ान के लिए तैयार कर लिया है। तैयारी अमेरिका की बहुत है, लेकिन उन तैयारियों पर पानी फेर रही है ईरान की ये सीक्रेट ताकत, जो अब पूरी दुनिया के सामने धीरे धीरे सामने आ रही है। क्या है वो ताकत, बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ और ताजा स्थिति अमेरिका ईरान युद्ध की क्या है, पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट छोटे रनवे या युद्धपोत से उड़ान भर करके रडार से बचते हुए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और घातक हमला कर सकता है। लेकिन ईरान पर इसका क्या कोई असर पड़ेगा? ईरान लगातार खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और शनिवार को जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी बेस पर हुए हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। और इन लगातार हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के थाड, आयरन डोम, एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम क्यों धराशायी हो रहे हैं? किस बात की वजह से उनकी ताकत ईरान के सामने कमजोर पड़ रही है? डिफेंस सिस्टम के बावजूद ईरान बार बार अपने हमलों में कैसे सफल हो रहा है? इसके पीछे ईरान की एक नई मिसाइल टेक्नोलॉजी जो रूस और चीन से मिल रही कथित और सैन्य सहायता की वजह से है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के होने का दावा किया, फतेह 1 और फतेह 2। हालांकि इस बात की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। लेकिन खबर यह भी है कि ईरान मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा अभी अंडरग्राउंड रखे हुए है। अब इसमें चीन की तरफ से दी गई या रूस की तरफ से दी गई मिसाइलें शामिल हैं या ये ईरान की तैयार की हुई मिसाइलें हैं, थोड़ा आगे इस पर जानकारी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ईरान के पास ये कौन सी मिसाइलें हैं, इसकी झलक आपको दिखाते हैं। दरअसल फतेह 1 मिसाइल जून 2023 में पहली बार सार्वजनिक की गई थी और इस मिसाइल की रेंज लगभग 1400 किलोमीटर बताई जाती है। ईरान का दावा यह है कि माक 13 और माक 15 तक की स्पीड से ये उड़ सकती है और एकदम आखिर में ये दिशा बदल सकती है, जिससे इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। फतेह 2 मिसाइल की बात करें तो इसे नवंबर 2023 में दुनिया के सामने रखा गया था। फतेह 2 की रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है और ईरान का दावा यह है कि इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की तुलना में कहीं अधिक जटिल उड़ान भर सकती है। मसलन टारगेट का पीछा करते हुए डायरेक्शन चेंज करना हो, सामने से इंटरसेप्ट करने के लिए आ रहे हथियारों को चकमा देना हो, ये सब कुछ जानती है ये मिसाइल। लेकिन ऐसा क्या है जो ईरान की मिसाइलों को हमला करने में इतनी सटीकता प्रदान करता है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, थाड जैसे सिस्टम धराशायी हो गए, उनकी धज्जियां उड़ गईं? एयर डिफेंस को कैसे चकमा देती हैं ये मिसाइलें? एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसकी सबसे बड़ी वजह है हाइपरसोनिक स्पीड और मैन्यूवर करने की जो क्षमता है। और सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलों में एक तय रास्ते पर उड़ान भरने की क्षमता होती है, इसलिए रडारों से पहले ही संभावित लक्ष्य का अनुमान लगा लेता है और फिर उसे इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई मिसाइल मार्क 5 या उससे अधिक की गति से उड़ान भरते हुए अंतिम समय में दिशा को बदल दे तो एयर डिफेंस सिस्टम के पास प्रतिक्रिया देने के लिए केवल कुछ सेकंड्स या माइक्रो सेकंड्स ही बचते हैं, जब तक
रडार नई दिशा को ट्रैक करता है, उस पर काम करता है, तब तक गाड़ी छूट जाती है। मिसाइल फिर अपना रास्ता बदल सकती है। और इतना ही नहीं, इजराइल ने, क्योंकि जिस तरह से खुद को मिसाइल से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम उसने लगाया हुआ है, उस लेवल की सुरक्षा गल्फ के बाकी देशों में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान अकेले ही अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है। दरअसल ईरान वो देश है जिसे दुनिया के 120 से ज्यादा देशों का समर्थन मिल रहा है। वो बात अलग है कि कुछ मजबूरियों के चलते हुए खुल करके ईरान का समर्थन नहीं कर पा रहे, लेकिन साथ दे रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको यह भी बता दें कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईरान की मदद भी कर रहे हैं, ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं तो बैकडोर से सही। मार्च 2026 में प्रकाशित वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ईरान को सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा रहा है, जिससे अमेरिकी सैन्य ठिकानों की बेहतर पहचान और टारगेटिंग संभव हो रही है। मार्च में कार्नेगी एंडाउमेंट की रूसी सैन्य विशेषज्ञ द्वारा मासीकोट ने कहा था कि ईरान के पास अपने सैन्य उपग्रह सीमित हैं, इसलिए रूसी सैटेलाइट इमेजरी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी दावा यह किया था कि मार्च के अंत में केवल 10 दिनों के अंदर रूसी सैटेलाइट्स ने 11 देशों में 46 सैन्य ठिकानों की तस्वीरें ले ली। इनमें डिएगो गार्सिया कुवैत एयरपोर्ट, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस और कतर का अल उदैद एयरबेस जैसे प्रमुख अमेरिकी ठिकाने शामिल थे। रूस इसलिए मदद देता है क्योंकि उसे यूक्रेन युद्ध में ईरान से ड्रोन मिल जाते हैं। वहीं जितना अमेरिका ईरान के खिलाफ फंसा रहेगा, उतना ही वो यूक्रेन पर कम ध्यान देगा। तो इसकी जो पेचीदगी आप इस तरह से समझिए। जबकि चीन के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों को यह संदेह है कि चीन ईरान की तकनीकी सहायता या कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स उपलब्ध करवा सकता है, लेकिन इसका कोई सार्वजनिक या ठोस प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि चीन हाइपरसोनिक तकनीक में दुनिया के अग्रणी देशों में माना जाता है और चीनी वैज्ञानिकों में शोध में ये उन्होंने कर दिखाया कि मौजूदा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रोकना बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब इन चुनौतियों का सामना अमेरिका कर रहा है और ईरान के ऊपर बड़े बड़े बयान दे रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है कि ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, बस ये आखिरी हमला, बस ये आखिरी मिसाइली हमला, अब बर्बाद कर देंगे बातचीत की टेबल पर। ये सब धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। जो अमेरिका चाहता है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश के अहम की वजह से पूरी दुनिया पर संकट बन जाएं, क्या उसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? कोई मध्यस्थता के लिए ही सही, लेकिन क्या सभी को एक साथ नहीं आ जाना चाहिए? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।